This is very important, dear students, because prepositions are used very much, and that is why it becomes very important to learn and must know their uses. मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस सेशन में कि भाई इन मतलब होता है मैं, हर जगह इन लगता है. मैंने कहा विंटर में इन विंटर, क्लास में इन क्लास, स्कूल में इन स्कूल, कॉलेज में इन कॉलेज, बॉटल में इन बॉटल. आपको याद हो तो मैंने डेमो देकर बताया था आपको, है ना. तो ऐसे ही इनटू कब, जब आप किसी चीज़ में, जैसे मैंने कहा बच्चे कुएं में कूद रहे हैं, तो जब बच्चे कुएं में कूदेंगे तो ऑब्वियसली वो नीचे से ऊपर जाएंगे, मतलब कुएं के अंदर मोशन हो रही हो, तो कहीं पर गति हो रही हो, मोशन हो रही हो, उसके लिए आप इनटू का उपयोग करते हैं. तो आप कहते हैं चिल्ड्रन आर जंपिंग इनटू द रिवर. लेकिन अगर आप कहें कि बच्चे कुएं में हैं तो चिल्ड्रन आर इन द वेल. दोनों में डिफरेंस देखो आप. मैं जब कहूंगा बच्चे कुएं में कूद रहे हैं तो कहेंगे हम द चिल्ड्रन आर जंपिंग इनटू द वेल, इनटू द वेल. लेकिन जब मैं कहूंगा बच्चे कुएं में हैं तो ऐसी सिचुएशन में देखो द चिल्ड्रन आर इन द वेल. अब आप कहोगे सर यहां इनटू द वेल और यहां इन द वेल, ऐसा क्यों हुआ है? भैया ये कुआं है, इस कुएं में जब बच्चे कूदेंगे तो बच्चे ऊपर से नीचे क्या हो रही है, गति हो रही है, मोशन हो रही है, एंड दैट्स वाई. लेकिन जब बच्चों को आप ऑलरेडी कुएं में बता रहे हो कि बच्चे यहां कुएं में हैं, तो ये उसके अंदर होने का बहुत हो. जब कोई चीज़ कहीं पर अंदर हो तो वहाँ इन लगाओ, लेकिन जब उसमें अंदर जा रही हो तो ऐसी सिचुएशन में इनटू का उपयोग होता है. ठीक है, ये विशेष ध्यान आप लोगों को देना है अच्छे से. मान लीजिए एक बॉटल है, बॉटल में आपने एक कॉइन ड्रॉप किया, तो ये कॉइन जब आप ड्रॉप करोगे तो कॉइन कहाँ जाएगा, नीचे की ओर. तो आप क्या कहोगे, आई ड्रॉप्ड द कॉइन, आई ड्रॉप्ड द कॉइन. कहाँ ड्रॉप किया, बॉटल में, तो इनटू बॉटल. कुएं में किया तो इन द वेल या इन अ वेल या इन वेल. मैंने कुएं में एक कॉइन ड्रॉप किया, आई ड्रॉप्ड द कॉइन इनटू द वेल. मैंने कुएं में एक कॉइन ड्रॉप किया. आप देख सकते हैं कि सिचुएशन क्या है और किस बेसिस पे आप इसको बना रहे हो. तो जब आप ऐसे समझ के करोगे ना तो गलती के चांसेस जो है कम हो जाते हैं, आपको चीज़ फिर समझ में अच्छे से आती है. चलिए ऐसे देखिए, मैंने कहा किसी चीज़ को किसी में कन्वर्ट करना हो. मैंने कहा 2 दिन में मैंने कहा कि पेन जो है पेंसिल में बदल गया, तो क्या कहोगे, द पेन हैज़ चेंज्ड. बोलने की कोशिश करो, द पेन हैज़ changed into pencil. The pen has changed into pencil. तो ये देखो यहाँ पर change into लगाया आपने, क्योंकि पेन जो है किस में बदल गया, पेंसिल में बदल गया. तो ये ऐसी कुछ सिचुएशन है जो आपको ध्यान रखनी है. विद इन कब, टाइम ड्यूरेशन के अंदर कोई बात हो. मैंने कहा 10 दिन के अंदर इस काम को करो. कंप्लीट दिस वर्क विद इन 10 days. कंप्लीट दिस वर्क विद इन 10 days. विद इन 10 days मतलब 10 दिन के अंदर. विद इन 2 month मतलब 2 महीने के अंदर. विद इन 3 months मतलब 3 महीने के अंदर. तो ये इस तरीके से आपका वर्क करता है. अब नेक्स्ट है आपका ऑन, एट, अपॉन. भाई ऑन का मतलब पर होता है, जैसे कोई चीज़ किसी सरफेस पर हो. आपने कहा मैं स्टेज पर हूँ, आई एम ऑन द स्टेज, पूरी तरह स्थित हूँ, मैं स्टेज पर हूँ, आई एम ऑन द स्टेज. लेकिन जब आप कहोगे मैं दरवाजे पर हूँ, तो दरवाजे पर आप हैं तो सही, लेकिन दरवाजे के पास है, उसके ऊपर नहीं है. तो ऐसी सिचुएशन में कहा जाएगा मैं दरवाजे पर हूँ, आई एम एट द डोर, आई एम एट द डोर, लेकिन आई एम ऑन द स्टेज. मैं बेड पर सो रहा हूँ, स्लीपिंग ऑन द बेड, क्या आई एम स्लीपिंग एट द बेड. अगर आप बिस्तर पर पूरी तरह सिचुएटेड है, देन यू वुड से आई एम स्लीपिंग ऑन द बेड, एट द बेड नहीं होगा. तो ये छोटे छोटे रूल हैं. अपॉन या ऑन टू, इसको हम ऑन टू भी कहते हैं. अपॉन या ऑन टू का मतलब होता है पर. अब ये क्या होता है, जैसे बच्चे जब कुएं में कूद रहे हैं तो यहां पर क्या यूज कर रहे हो आप, इन टू यूज कर रहे हो. क्यों, क्योंकि कुएं के अंदर जा रहे हैं. लेकिन अगर ये पेड़ हो, मान लो, और पेड़ पर बच्चे चढ़ रहे हैं, तो अब बच्चे इनटू कर रहे हैं कि ऑन टू कर रहे हैं या अपॉन कर रहे हैं, आप खुद समझिए. बच्चे पेड़ के ऊपर गति कर रहे हैं, मतलब आप ऑन टू या फिर अपॉन का उपयोग होगा. मैंने कहा कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे हम, सम चिल्ड्रन आर क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री. नाउ यू कैन सी वी हैव यूज्ड अपॉन. यू कैन ऑल्सो से ऑन टू. Some children are climbing onto the tree. Onto the tree मतलब ट्री पर मोशन हो रही है, ट्री पर गति हो रही है. So this is actually the upon and onto. ये दोनों सिमिलर मीनिंग देता है. तो कोई आपसे पूछे कि अपॉन और ऑन और एट में क्या डिफरेंस है, तो उनको बताओ ऑन पूरी तरह स्थित हो, साथ में डे और डेट के आगे इसका उपयोग होता है. मैं आपसे संडे को मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन संडे. मैं आपसे मंडे को मिलूंगा, आई विल मीट यू ऑन मंडे.
तो संडे और मंडे के साथ में जो सिचुएशन आ रही है उसके साथ आप ऑन का जो है उपयोग करोगे, ठीक है ना, ये आपका एक है। और एट कहाँ लगा रहे हो आप? एट वहां यूज कर रहे हो जहां पर कोई चीज कहीं पर पूरी तरह स्थित ना हो, दूसरा टाइम के आगे। टाइम वाली सिचुएशन आप लोगों को बताइए। जैसे आपने कहा फॉर एग्जाम्पल मैं 9 बजे वहां जाऊंगा, क्या कहोगे इंग्लिश में? आई विल गो देयर एट 9 o'clock, ठीक है। मैं वहां 9 बजे जाऊंगा, इंग्लिश में क्या कहोगे बोलो? आई विल गो देयर एट 9 o'clock। मैं वहां 9 बजे जाऊंगा, आई विल गो देयर एट 9 o'clock। मैं आपसे 9 बजे मिलूंगा, अभी नहीं मिल सकता। आई विल मीट यू एट 9 o'clock, आई कांट मीट यू नाउ। तो ये एक अलग सिचुएशन है जो आपको ध्यान देनी है सभी को। चलिए, तो ये हो गया आपका, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। फ्रॉम का मतलब होता है से, जब कोई चीज कहीं से दूर हट रही हो। आपने कहा कि वह क्लास से जा रहा है, ही इज गोइंग फ्रॉम द क्लास। तो कोई चीज कहीं से दूर हो उसके लिए फ्रॉम लगता है। दूसरा, बीमारी का कारण बताना हो, जैसे आपने कहा कि उसके फादर जो है कैंसर से पीड़ित है, हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। मैं कोल्ड एंड कफ से पीड़ित हूं, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। तो कोई भी डिसीज से अगर आपको है तो वहां पर फ्रॉम का उपयोग होता है। मतलब आपकी भाषा में अगर मैं कहूं तो ये जो वर्ब है ना सफर, SUFFER, सफर के साथ में फ्रॉम का उपयोग होता है। सफर के साथ में किसका उपयोग होता है? फ्रॉम का उपयोग होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप सबको ध्यान देना है, माइंड करना है कि ये किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। सफर के साथ में आप फ्रॉम का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आप लोग देखें यहां पर फ्रॉम दूर होने के अर्थ में। इसके अलावा टाइम के साथ भी यूज करते हैं आप इसको। जैसे आपने कहा 9 बजे से मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। एक तो आपने लिखा 9 o'clock, मतलब मैं कब जाऊंगा वहां? 9 बजे जाऊंगा। और मैं वहां 9 बजे से जाऊंगा, 9 बजे जाऊंगा तो एट 9 o'clock, 9 बजे से जाऊंगा फ्रॉम 9 o'clock। तो फ्रॉम 9 o'clock कोई काम की शुरुआत होती है, वहां भी फ्रॉम लगता है। जैसे आपने कहा कि फ्रॉम 9 AM to 10 AM, मतलब 9 बजे से 10 बजे तक। ओके आपने कहा मैं अपना क्लास 9 बजे से 10 बजे तक अटेंड करता हूं, तो आई अटेंड माई क्लास, एक बार बोलने की कोशिश करो सभी, आई अटेंड माई क्लास फ्रॉम 9 AM to 10 AM। एक बार बोलो सभी, आई अटेंड माई क्लास फ्रॉम 9 AM to 10 AM। फ्रॉम 9 AM मतलब 9 बजे से, टू 10 AM मतलब 10 बजे तक, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको यूज करते हैं। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि फ्रॉम के साथ टू का पेयर बनता है। अगर आप यहां लिखते हैं कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में मेरी क्लास अटेंड करता हूं, तो सेंटेंस बनेगा आई अटेंड माई क्लास बिटवीन 9 AM एंड 10 AM। मतलब यहां पर अगर आप बिटवीन लगा रहे हो तो एंड का उपयोग होगा, और फ्रॉम लगा रहे हो तो टू का उपयोग होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो कि फ्रॉम लगाया तो टू लगेगा, बिटवीन लगाया तो एंड लगेगा। ऐसे समझ के पढ़ोगे कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा आपको, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आएंगी। तो फ्रॉम के बहुत सारे यूजेस हैं, फ्रॉम हर जगह लग जाता है। फ्रॉम मंडे, फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, आई विल स्टार्ट गोइंग देयर फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, मतलब नेक्स्ट मंडे से मैं वहां जाना शुरू करूंगा। अच्छा, बाय की जब बात आती है तो बाय यूज होता है आपका कहां पर? बाय का मतलब क्या समझते हैं पहले तो बताओ। बाय मतलब होता है के द्वारा। तो ये के द्वारा सिर्फ पैसिव वॉइस में लगाते हैं हम। जैसे आपने कहा मेरे द्वारा, तो आप कहोगे बाय मी, यह काम मेरे द्वारा किया जाएगा। दिस वर्क विल बी डन बाय मी, दिस वर्क विल बी डन बाय मी। तो ये पैसिव वॉइस में होता है। लेकिन से के अर्थ में आप कैसे यूज करते हो? जब आप किसी यातायात के साधनों की बात करो, जैसे मैंने कहा ट्रेन से बाय ट्रेन, कार से बाय कार, प्लेन से बाय प्लेन, है ना। मैं वहां कार से जाऊंगा, आई विल गो देयर बाय कार, आई विल गो देयर बाय कार। मतलब बाय कार का मतलब क्या हो रहा है? कार से। मैं वहां कार से जाऊंगा, आई विल गो देयर बाय कार। ऐसे तक के अर्थ में आप बाय को यूज करते हैं। मैंने कहा 9 बजे तक, बाय 9 o'clock। इस प्रोजेक्ट को 9 बजे तक सबमिट करो, सबमिट दिस प्रोजेक्ट बाय 9 o'clock। कल तक ये काम पूरा करो, कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो। मुझे नहीं पता, कल तक ये काम पूरा करो, आई डोंट नो, कंप्लीट दिस वर्क एनी हाउ बाय टुमारो। ठीक है, मैं काम कल तक पूरा कर लूंगा, ऑल राइट, आई विल कंप्लीट दिस वर्क बाय टुमारो एनी हाउ। तो बाय टुमारो कल तक, तो तक के अर्थ में भी बाय को उपयोग करते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सर तक के लिए तो हमने ना कुछ और भी वर्ड पढ़े हैं। जी हाँ, टिल होता है, अप टू होता है, बाय होता है, ये 3 प्रीपोजिशन है आपकी, और तीनों का मतलब तक होता है। इसका मतलब भी तक, इसका मतलब भी तक, और इसका मतलब, तीनों का मतलब तक होता है, और तीनों को हम यूज करते हैं।
तो विशेष ध्यान आप लोगों को देना है। इसके बाद है विथ का मतलब भी से होता है। अब आप कहोगे सर फ्रॉम का से, विथ का से, बाय का से, सिंस का से, फॉर का से, थ्रू का से, ऑफ का से, इतने सारे से सर कैसे वर्क करता है? भाई सबके अलग अलग यूजेस है। जैसे ये बाय मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग के यातायात के साधनों के साथ हो रहा है, वैसे ये विथ जो है टूल या इक्विपमेंट के साथ यूज हो रहा है। ये पेन क्या है? एक इक्विपमेंट है जिसकी मदद से मैं लिख रहा हूं। तो जब भी किसी इक्विपमेंट या सोर्स से या किसी पर्टिकुलर टूल से आप कोई काम करो, जैसे आप सब्जी काटते हो, सब्जी किससे काटते हैं आप? हाउ डू यू चॉप द वेजिटेबल? सो यू वुड से आई चॉप, आई कट द वेजिटेबल विथ नाइफ। तो विथ नाइफ, विथ स्टिक, विथ पेन, विथ पेंसिल, ये जितने भी टूल इक्विपमेंट्स हैं इनके सबके साथ में विथ लगता है। मुझे पेंसिल से लिखना पसंद नहीं है, मुझे पेन से लिखना पसंद है। क्या बोलोगे इंग्लिश में? आई डोंट लाइक टू राइट विथ पेंसिल, डोंट से फ्रॉम पेंसिल। Generally, the students who don't understand the correct uses of preposition, they say, I don't like to write from pencil, which is absolutely wrong. You have to say, I don't like to write with pencil. I like to write with pen only. So this is the way. के साथ के अर्थ में आपको बताने की जरूरत नहीं है, छोटा बच्चा भी जानता है। मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, I'm going with my friends. तो इस तरीके से होता है। Since का मतलब से होता है, for का मतलब भी से होता है। मैंने कहा सुबह से since morning, 2 घंटे से for 2 hours। तो सिंस और फोर आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर लगता है और कुछ स्पेसिफिक टेंस में लगता है, हर जगह नहीं लगता है। ऐसे मैंने कहा के लिए मैंने कहा मैं ये आपके लिए कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस फॉर यू। मैं ये अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस फॉर माई फैमिली। ये मैं आपकी फैमिली के लिए कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस फॉर योर फैमिली। सो दिस इज द वे टू वॉक। इसके बाद है थ्रू एंड ऑफ। अब यह थ्रू और ऑफ कैसे वॉक करता है, इस चीज को देखो। तो जब आप किसी चीज से होकर गुजर रहे हो, कहीं से जा रहे हो, मान लीजिए एक बहुत घना जंगल है, बहुत सारे पेड़ लगे हैं, तो आपने कहा मैं एक घने जंगल से गुजरा, क्या कहोगे? आई वेंट थ्रू अ फॉरेस्ट, आई वेंट थ्रू अ डार्क, और गहरा जंगल था, डीप, अ डार्क एंड डीप फॉरेस्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका थ्रू रहा, विच इज अ प्रपोजिशन। तो गो थ्रू का मतलब होता है किसी चीज से गुजरना। ठीक है ना, मैंने कहा ट्रेन इज गोइंग थ्रू अ टनल। ठीक है, सम बॉयज आर पासिंग थ्रू रवीज फार्म। रवि का जो फार्म है, रवि का जो खेत है, उससे कुछ लड़के निकल के जा रहे हैं। ये देखो, पासिंग थ्रू मतलब वहां से निकल कर जा रहा है, उसके खेत में से निकल के जा रहा है, जो कि सही नहीं है। दे शुड गो थ्रू द वे, दे शुड नॉट गो थ्रू द रवीज फार्म। रवि के खेत में से नहीं निकलना चाहिए ना उसको। ठीक है ना, तो ये थ्रू जो है आपका ऐसे यूज होता है। साथ में थ्रू का उपयोग आप किसी सोर्स से कोई चीज ले रहे हो, जैसे आपने कहा कि उसने मुझे कुछ फोटोज भेजे, ही सेंट मी सम फोटोज, ही सेंट मी सम फोटोज थ्रू व्हाट्सएप। तो किसके थ्रू भेजे? व्हाट्सएप के थ्रू भेजे। तो ही सेंट मी सम फोटोज थ्रू व्हाट्सएप। मान लीजिए उसने कुछ फोटोज कुछ वीडियोस आपको इंस्टाग्राम के थ्रू भेजे, तो आप क्या कहोगे? ही सेंट मी। सेंट क्यों लिख रहे हो बताइए? इट्स अ V2, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यू आर यूजिंग। ओके, नाउ इसके बाद है ऑफ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट के दिमाग में आता है सर ये ऑफ ये क्या चीज है? तो भैया जैसे फ्रॉम यूज करते हो आप से के अर्थ में, वैसे ही ऑफ का यूज भी होता है से के अर्थ में, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान देना आप। फ्रॉम में भी दूर हटना होता है और ऑफ में भी दूर हटना होता है। जैसे आपने कहा वह छत से कूदा, तो ही जम्प्ड फ्रॉम द टेरेस, ही जम्प्ड फ्रॉम द रूफ। इन द सेम वे यू कैन से ही जम्प्ड ऑफ द रूफ, ही जम्प्ड ऑफ द रूफ, OFF, ऑफ द रूफ। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं बोले सर OFF ऑफ, तो ठीक है, ये OF ऑफ क्या है? तो भैया ये OF ऑफ का मतलब होता है का, की और के। ये जो है OF ऑफ का मतलब होता है का, की, के। इट्स नॉट अ बिग डील। का, की, के आपका ऑफ का मीनिंग देता है, जो कि कोई बड़ी डील नहीं है। आप उसको समझो कि कैसे इसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ मतलब क्या होता है? का, की, के। दिस इज एक्चुअली, है ना। ओके, सो ये आप लोगों को विशेष ध्यान देना है कि ये किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है, वो मैं बताऊंगा ऑफ को आगे आपको। पहले आप इसको समझ लें। चलिए, बिसाइड और बिसाइड्स की अब बात करते हैं। अटेंशन चाहिए मुझे एक एक स्टूडेंट का। देखिए भाई, बिसाइड का मतलब होता है बगल में,
तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर समझा दूं ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए, एक हो गया बिसाइड। बिसाइड मतलब होता है बाजू में या बगल में। एक होता है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब क्या होता है कि पीछे। एक होता है नेक्स्ट, और नेक्स्ट के साथ टू लगता है, नेक्स्ट टू रवि, नेक्स्ट टू माय होम, नेक्स्ट टू, है ना, के आगे। एक होता है बिफोर, के सामने। एक होता है बिफोर का मतलब इन फ्रंट ऑफ भी होता है, मैं यहां लिख देता हूं उसको अलग से, इन फ्रंट ऑफ। और एक है आपका अपोजिट। तो बिफोर, इन फ्रंट ऑफ एंड अपोजिट, तीनों का मतलब क्या होता है, के सामने। ये भी के सामने होता है और ये भी आपका के सामने होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखो, ये तीनों आपके एक ही मीनिंग देते हैं। इसके बाद में एक आप ले लो, बिहाइंड हो गया, बिसाइड हो गया, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट टू सामने हो गया। ये सारे मैं आपको पहले समझा देता हूं क्योंकि इनमें बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट को होता है। आइए, बिसाइड का मतलब होता है बाजू में। जैसे मैंने कहा रवि मेरे बाजू में बैठा है, रवि इज सिटिंग बिसाइड मी। बिसाइड मी से मेरा आशय क्या है, बिसाइड मी मतलब मेरे बाजू में बैठा है, तो रवि सिटिंग बिसाइड मी, रवि मेरे बाजू में बैठा है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैंने बोला, देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस, बिसाइड माई हाउस मतलब मेरे घर के बगल में, बाजू में एक मंदिर है ना। तो ये दोनों एग्जांपल्स ए और बी किसके हैं, बिसाइड के हैं। तो बिसाइड बहुत ही इजी है, आप चाहे तो प्रीपोजिशन को आगे भी रख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं बिसाइड माई हाउस, लेकिन उसके बाद कॉमा लगेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप प्रीपोजिशन को पहले लिख रहे हो तो फिर कॉमा जरूर लगाएं। बिसाइड माई हाउस कॉमा देयर इज अ टेम्पल। आप ऐसा भी कह सकते हो बिसाइड मी रवि सिटिंग। आप प्रीपोजिशन को आगे रखकर भी सेंटेंस बना सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग, दैट इज ऑल्सो राइट। आगे देखो, बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। सी वाला एग्जांपल देखो, मैंने कहा मेरे घर के पीछे एक मंदिर है, तो देयर इज अ टेम्पल बिहाइंड माई होम या बिहाइंड माई हाउस। अब डिफरेंस देखो, बिसाइड माई हाउस मतलब मेरे घर के बगल में, बिहाइंड माई हाउस मतलब मेरे घर के पीछे, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस मेरे घर के सामने। तो बिसाइड बगल में, बिहाइंड पीछे, इन फ्रंट ऑफ सामने, ठीक है। आपने बोला सर ये ठीक है, बिहाइंड तो आ गया समझ में, सर ये नेक्स्ट टू क्या है। भैया नेक्स्ट टू कब होता है, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए ये रवि है, रवि उधर देख रहा है, ये श्याम है, श्याम भी उधर देख रहा है, ये सोहन है, सोहन भी उधर देख रहा है, लेकिन रोहन किधर देख रहा है, रोहन जो है सोहन की ओर देख रहा है, श्याम की ओर देख रहा है, रवि की ओर देख रहा है। तो जब मैं कहूंगा कि सोहन रोहन के सामने है, तो दोनों आमने सामने हैं, इसलिए बोला जाएगा बिफोर, इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट। क्या बोला जाएगा, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट, क्योंकि आमने सामने के सामने का मतलब होता है ये वाली सिचुएशन। लेकिन श्याम जो है रवि के आगे है, तो ऐसी सिचुएशन में कहा जाएगा श्याम इज नेक्स्ट टू रवि। बोलकर देखो एक बार, श्याम इज नेक्स्ट टू रवि बट बिहाइंड सोहन। क्या मतलब होगा इसका, श्याम इज नेक्स्ट टू रवि बट बिहाइंड सोहन। आपको एक डायग्राम बनाना है, आप कोई पजल सॉल्व कर रहे हो, आप कोई रीजनिंग की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपके सामने एक सिचुएशन लिख दी हमने कि श्याम इज नेक्स्ट टू रवि बट बिहाइंड सोहन। तो आप डायग्राम बनाओ कि ये कौन हो गया, रवि, ये क्या हो गया, सोहन, ये कौन हो गया, अच्छा ये क्या हो गया, श्याम, ये क्या हो गया, सोहन। तो आप ऐसे ऑटोमेटिक डायग्राम बना लोगे कि श्याम इज नेक्स्ट टू रवि मतलब श्याम जो है रवि के पहले, मतलब श्याम यहां आएगा, रवि पीछे आएगा। दूसरा लिखा है बट बिहाइंड सोहन मतलब श्याम जो है वो रवि के तो आगे है लेकिन सोहन के पीछे है। इसका मतलब है कि सोहन रवि के सोहन जो है श्याम के आगे है। ओके, और फिर आगे मैंने लिखा एंड रोहन इज इन फ्रंट ऑफ, रोहन किसके सामने है, सोहन। तो ये देखो पूरा डायग्राम ऐसा कैसा बन गया है। तो अगर आपको चीजों की समझ है देन यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मिस्टेक।
And that's why I'm teaching you preposition. I'm just explaining you everything in detail by giving this kind of examples so that you can learn the things deeply and you can understand the uses of preposition. तो भाई ये है आपका, उम्मीद करता हूँ सब समझ में आया होगा. अब इनके बीच में अंदर समझ लो क्या है, छोटा सा डिफरेंस. नेक्स्ट, बिफोर का मतलब तो के सामने होता है. अच्छा, बिफोर का मतलब के पहले भी होता है. जैसे बोलते हैं 2 दिन पहले, बिफोर 2 days, 10 दिन पहले, बिफोर 10 days, तो वो भी एक मीनिंग ये देता है. इन फ्रंट ऑफ के सामने होता है. अच्छा, अपोजिट के 2 मतलब होता है, के सामने भी होता है, के विरोध में भी होता है. आपका अक्सर के विरोध के लिए तो अगेंस्ट लगता है. के विरोध में कैसे, जैसे मान लीजिए मिस्टर शर्मा जो है मिस्टर वर्मा के अपोजिट है इलेक्शन में, तो हम कहेंगे मिस्टर शर्मा इज अपोजिट मिस्टर वर्मा. मतलब शर्मा जो है मिस्टर वर्मा के सामने है, मतलब उनके अपोजिट है इलेक्शन में. 2 बिल्डिंग आमने सामने होती है, उनके लिए ज़्यादातर अपोजिट यूज होता है. जैसे आपने कहा माई हाउस इज अपोजिट अ टेम्पल, मतलब मेरा घर जो है एक टेम्पल के अपोजिट है, मतलब टेम्पल के सामने है, तो वहाँ भी अपोजिट यूज होता है. तो बिफोर इन फ्रंट ऑफ एन अपोजिट दे आर यूज सिमिलरली. तो इनके बीच में कोई ऐसा डिफरेंस बड़ा है नहीं, तो इनको लेकर आप कंफ्यूज ना हो. इसके बाद नेक्स्ट 2 मतलब होता है के आगे, के सामने, बिहाइंड के पीछे, बिसाइड बाजू में, बगल में, ये हो गया आपका. इसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों का जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और जो आपको सबको ध्यान देना है वो ये है कि बिसाइड हो गया. बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, को छोड़कर. मैंने कहा रवि को छोड़कर, बिसाइड्स रवि. अब आप कहोगे सर ये बिसाइड्स के बदले क्या मैं एक्सेप्ट लगा सकता हूं? तो एक छोटा सा डिफरेंस बताऊंगा स्टूडेंट, ध्यान देना सारे स्टूडेंट. बिसाइड्स एंड एक्सेप्ट के बीच में क्या डिफरेंस है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट नो. बिसाइड्स एंड एक्सेप्ट, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अपार्ट फ्रॉम. भैया दोनों के बीच में एक छोटा सा माइनर डिफरेंस है दैट आई वांट टू एक्सप्लेन यू सो दैट आप इसके प्रैक्टिकल यूज को समझ पाए. बिसाइड्स जो होता है इसमें इंक्लूडिंग सिचुएशन होती है, और इसमें जो है एक्सेप्ट में एक्सक्लूडिंग सिचुएशन होती है. अब आप कहोगे सर ये इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग समझ में नहीं आ रहा है क्या है? अभी मैं एग्जांपल देता हूं, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा. मैंने कहा आई हैव 2 more copies besides this copy. क्या समझ में आया आपको? मेरे पास 2 और कॉपीज हैं इस कॉपी के अलावा या इस कॉपी को छोड़कर. के अलावा या इस कॉपी को छोड़कर मेरे पास 2 और कॉपीज हैं. तो आप देख सकते हैं उन 2 और कॉपीज में ये जो कॉपी है वो भी इंक्लूड, मतलब 3 कॉपीज हो गई मेरे पास. और यहां देखो आई डोंट हैव एनी कॉपी एक्सेप्ट दीज 1 या दिस कॉपी. क्या डिफरेंस दिख रहा है पहले तो बताओ. इसमें आप एक्सक्लूडिंग सिचुएशन बाहर कर रहे हो कि इसके अलावा, मतलब इस कॉपी के अलावा, इस कॉपी को छोड़कर मेरे पास कोई कॉपी नहीं है. लेकिन इसमें क्या बोल रहा हूं कि इस कॉपी के अलावा भी मेरे पास 2 और कॉपीज हैं. तो बिसाइड्स मतलब एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग सिचुएशन और एक्सेप्ट मतलब इंक्लूडिंग. अब मैं हिंदी में सेंटेंस लिखता हूं, आप खुद मुझे कमेंट करके बताओ कि ये बिसाइड्स में बनेगा कि एक्सेप्ट में बनेगा, है ना. मैं यहां लिख रहा हूं रवि को छोड़कर वहां कोई नहीं गया, या रवि के अलावा वहां कोई नहीं गया, रवि ही गया बस अकेला. और दूसरा सेंटेंस रवि को छोड़कर भी या रवि के अलावा भी 2 लड़के, या मैंने कहा एक और लड़का वहां गया था, एक और लड़का वहां गया था. मुझे बताइए कि क्या सिचुएशन है, ए और बी. रवि को छोड़कर वह कोई नहीं गया, वहां कोई नहीं गया, मतलब जिसमें कोई नहीं गया रवि को छोड़कर वो है आपका एक्सेप्ट या अपार्ट फ्रॉम. आप इंग्लिश बनाओगे अपार्ट फ्रॉम रवि, एक्सेप्ट रवि, नोबडी वेंट देयर एक्सेप्ट रवि. इसकी इंग्लिश बनाओगे रवि को छोड़कर भी वहां एक और लड़का और गया, तो वन मोर बॉय वेंट देयर बिसाइड्स, इंक्लूडिंग इसलिए बिसाइड्स रवि. अब बताओ मुझे कि क्या कितना प्यारा सा डिफरेंस है भाई. अगर कोई पूछे कि एक्सेप्ट और बिसाइड्स में क्या अंतर है, तो बोलना एक्सेप्ट और अपार्ट फ्रॉम तो एक ही होते हैं, लेकिन बिसाइड्स जो होता है ये इंक्लूडिंग सिचुएशन को बताता है.
ठीक है। इंक्लूडिंग सिचुएशन आप समझते क्या होती है ना। तो ये ऐसे चलता है, ये पैटर्न होता है इसका। तो जब आप इस चीज को समझ जाओगे ना तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चीज को आप समझ के चलेंगे। एक तो एक्सेप्ट एंड अपार्ट फ्रॉम ये हो गया आपका, बिसाइड एंड बिसाइड्स ये हो गया आपका। चलिए अगला देखिए, अबाउट एंड अराउंड एंड अक्रॉस। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, लगभग। अबाउट का मतलब होता है के बारे में, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। मैं आपकी पढ़ाई के बारे में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्टडीज। मैं आपके करियर के बारे में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट योर करियर, आई एम टॉकिंग अबाउट योर करियर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपके करियर के बारे में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट योर करियर। और लगभग कैसे यूज होता है, मैंने कहा वो लगभग 10 साल का है, ही इज अबाउट 10 years old। वो लगभग 20 साल का है, ही इज अबाउट 20 years old। फिर से बोलूं, ही इज अबाउट 20 years old, ही इज अबाउट 20 years old। वो लगभग 20 साल का है। तो अबाउट का मतलब क्या होता है, के बारे में, दूसरा लगभग, ये ऐसे चलता है। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर और लगभग। अब कहोगे सर वही मीनिंग जो इधर दे रहा है, तो पहले तो एक बार मुझे बताओ बिसाइड का मतलब क्या होता है, के बाजू में। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा को छोड़कर। एक्सेप्ट का, अपार्ट फ्रॉम का मतलब भी क्या होता है, के अलावा को छोड़कर। अबाउट का मतलब के बारे में सबको पता है, लेकिन अबाउट का दूसरा यूज होता है लगभग। मैं आपसे लगभग 10 बजे मिलूंगा, आई विल मीट यू अबाउट 10 o'clock। So in the place of about you can also say I will meet you around 10 o'clock because around and about दोनों का मतलब होता है लगभग, ठीक है। So these two words are actually preposition जो approximate का सेंस में यूज होता है ना। और दूसरा एक around का मतलब होता है चारों ओर। जैसे मैंने कहा the earth is moving around the sun, तो the earth is moving मतलब अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है, घूम रही है। around the sun सूर्य के चारों ओर। तो इस तरीके से आपका अराउंड होता है। अक्रॉस का मतलब होता है आर पार। मैंने कहा कैन यू सी अक्रॉस द वॉल, क्या आप दीवार के आर पार देख सकते हैं। कैन यू गो अक्रॉस द रिवर, क्या आप नदी के उस पार जा सकते हैं। कैन यू गो अक्रॉस द रिवर, नो आई कांट गो अक्रॉस द रिवर बिकॉज आई डोंट नो स्विमिंग। मैं नदी के उस पार नहीं जा सकता क्योंकि मुझे तैरते नहीं आता। एंड इफ यू नो स्विमिंग आई कैन गो इजिली अक्रॉस द रिवर बिकॉज आई नो स्विमिंग। तो अक्रॉस का मतलब क्या होता है, आर पार या उस पार। और दूसरा इसका मतलब होता है सभी दूर। मैंने कहा सारे शहर में अफवाह फैल गई है। सो द र्यूमर हैज स्प्रेड अक्रॉस द सिटी, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द स्टेट, है ना। तो अक्रॉस द स्टेट पूरे राज्य में, अक्रॉस द सिटी पूरे शहर में, अक्रॉस द कंट्री पूरे देश में, अक्रॉस द वर्ल्ड पूरे दुनिया में। तो ऐसे अक्रॉस इस सेंस में भी यूज होता है। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर के प्रति। आपको अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क। मैं अपने काम के प्रति ईमानदार था, ईमानदार हूं और ईमानदार रहूंगा। बोलो इंग्लिश में क्या कहोगे, आई एम ऑनेस्ट टुवर्ड्स माई वर्क, आई वॉज ऑनेस्ट टुवर्ड्स माई वर्क, आई एम ऑनेस्ट टुवर्ड्स माई वर्क एंड आई विल ऑलवेज बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स माई वर्क। और मैं हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहूंगा। नेक्स्ट मैंने कहा आपके अपने पेरेंट्स के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। हाँ मैं जानता हूँ कि मेरी मेरे पेरेंट्स के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। यस आई नो आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स माय पेरेंट्स। सो टुवर्ड्स माय पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स के प्रति है, मेरे पेरेंट्स की ओर। इसके बाद है नेक्स्ट ड्यूरिंग, मतलब क्या होता है के दौरान। मैंने कहा मेरी छुट्टियों के दौरान, ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, मेरी छुट्टियों के दौरान मैं वहाँ गया। आई वेंट देयर ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, मेरी छुट्टियों के दौरान मैं यहाँ आया। आई केम हियर ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, आई केम हियर ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। तो ड्यूरिंग का उपयोग के दौरान के सेंस में होता है। ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, ड्यूरिंग वेकेशंस, ड्यूरिंग दिस एंड दैट। तो जो भी ड्यूरिंग के सेंस में यूज़ हो रहा है उसको यूज़ करेंगे। ऐसे ही आपका वाइल, वाइल का मतलब क्या होता है, के वक्त। मैंने कहा बोलते वक्त, वाइल स्पीकिंग, लिखते वक्त, वाइल राइटिंग, पढ़ाते वक्त, वाइल टीचिंग, कुछ नया करते वक्त, वाइल डूइंग समथिंग न्यू, बोलते वक्त, वाइल। तो इसका उपयोग स्पेशली वर्ब के साथ करना। आप किसके साथ करोगे इसका उपयोग, वर्ब का। ड्यूरिंग का उपयोग कहाँ करोगे, ड्यूरिंग जहां भी, जैसे मैंने कहा ड्यूरिंग चाइल्डहुड, बचपन के दौरान। ड्यूरिंग माई 10th, मेरी 10th के दौरान, है ना। तो वहां इसको यूज करते हैं। वाइल कहाँ यूज करते हैं, के वक्त के सेंस में, वर्ब के साथ में। जैसे मैंने कहा तुम्हें पता है तुम बोलते वक्त बहुत सारी मिस्टेक करते हो, तुम्हें अपने मिस्टेक पर वर्क करना चाहिए। यू नो यू मेक मैनी मिस्टेक्स वाइल स्पीकिंग, यू शुड वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। हमने कहा येस आई नो आई मेक सम मिस्टेक्स वाइल स्पीकिंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू वर्क ऑन दिस, आई एम ट्राइंग टू फिक्स दैम। मैं उनको फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ। मैं आपके खिलाफ नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक अगेंस्ट यू। मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक अगेंस्ट माई पेरेंट्स। मैं अपने दोस्तों, मैं अपनी कंट्री के अगेंस्ट नहीं जा सकता, आई कांट गो अगेंस्ट माई कंट्री। आपको अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए।
यू शुड नॉट गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स, यू शुड नॉट गो अगेंस्ट योर पेरेंट्स। सो दिस इज द वे टू वर्क। ये पैटर्निंग, ये स्ट्रेटेजी। तो जब आप इस पैटर्न और स्ट्रेटेजी के साथ बनाओगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये आपका है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।